हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अपवाह तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएं देखी होंगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएं ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। यहाँ ये वाहिकाएं अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं, जहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। मतलब जहाँ ये वाहिकाएं जो होती हैं वो अवरुद्ध होती हैं या अस्पष्ट होती हैं, वहाँ बाढ़ आती है। ठीक है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है कि जो निश्चित वाहिकाएं हैं उनके माध्यम से जो जल बह रहा होता है उसको हम अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। क्या आपने शहर या गांव के पास कोई नदी है? आप जहां रहते हो, जिस शहर में या गांव में, वहां कोई नदी है? क्या आप कभी वहां नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या ये नदी बारहमासी है या अल्पकालिक है, यानी साल भर पानी रहता है या कुछ महीने सूखी हुई रहती है वो? क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती है? तो हमने देखा था उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, प्रायद्वीप पठार का, इसलिए नदियाँ जो है पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हों और बे और बंगाल में मिल जाती हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। एक नदी क्या होती है? एक नदी जो होती है विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण, कैचमेंट क्षेत्र कहा जाता है ना, कैचमेंट एरिया कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरों से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। यानी एक मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, उसको मिलाकर बोलेंगे अपवाह द्रोणी, और ऐसे ही एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से जो अलग करने वाली सीमा होती है उसको हम बोलते हैं जल विभाजक या जल संभर। ठीक है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों वाले व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का जो आकार होता है वो छोटा होता है। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृत्त नियोजन इकाइयों व क्षेत्र के रूपों में लिया जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% जो भाग होता है जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती है। यानी हमने देखा 77% भाग जो बे ऑफ बंगाल में नदियां हैं, 77% जो बे ऑफ बंगाल में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% जिनमें सिंधु है, नर्मदा है, तापी, माही, पेरियार नदियां हैं, ये अरब सागर में जल गिराती हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या बोला इन्होंने कि जो जल संभर है उस क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट द्रोणी कौन सी है? तो फर्स्ट प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदियां द्रोणियां शामिल हैं, जिसके अंतर्गत 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र आता है। कौन कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, है ना,
माही, पेन्नार, साबरमती और बराक। मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवा क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे कालिंदी है, पेरियार है, मेघना है आदि हैं, है ना। अब है लघु नदी द्रोणी जिनका अपवा क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल है। तो हमने देखा जल संवहन क्षेत्र के आकार पर भारतीय अपवा द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सी है? 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाली हैं, जो 14 नदी द्रोणियाँ हैं। दूसरा जिनका अपवा क्षेत्र 2000 से 20,000 किलोमीटर में है, और तीसरा 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। ठीक है। नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीप पठार की इन नदियों उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीप पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। दक्षिण भारत की नदियों की भी पहचान कीजिए। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियाँ इसका अपवाद हैं। क्यों अपवाद हैं? ये और अनेक छोटी छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोकट से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताएं। ठीक है, ये सर्च करके बताना। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी प्रायद्वीप अववा तंत्र को हिमालयी अववा तंत्र और प्रायद्वीप अववा तंत्र में विभाजित किया जाता है। इसके उद्गम के प्रकार के आधार पर। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। कौन सी पुरानी है? चंबल, बेतवा, सोन, है ना। चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। फिर भी यह अपवा तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। तो आइए देखते हैं भारत के अपवा तंत्र। भारतीय अपवा तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू-आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालय अपवा तंत्र। हिमालय अपवा तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसका मुख्य भाग गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं, यानी पूरा साल भर पानी रहता है, क्योंकि इनको जो वर्षा पानी जो प्राप्त होता है वो वर्षा पिघलने और वर्षण यानी बर्फ के पिघलने और जो वर्षा होती है उन दोनों से मिलता है। ये नदियाँ गहरे महाखड्ड जैसे गौर से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में बी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोकर झील, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति आ जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, हर साल क्या होता है, ये नदी अपना मार्ग बदल लेती है, जिससे क्या होता है, यहाँ बाढ़ आने लगती है ना। ये नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से, अब यहाँ ये बाढ़ क्यों आती है, तो ये देखो, ये नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर क्या करती है, मैदानी भागों में जमा कर देती है। इससे क्या होता है, जो नदी मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है और बाढ़ लाती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वत क्षेत्र से इतना भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? ठीक है, तो क्या होता है कि कोसी नदी जो है वो इतना अवसाद क्यों लाती है, तो हमने देखा कि जो हिमालय है वो युवा पर्वत है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो ढीली ढाली होती है। जब वहाँ वर्षा होती है तो क्या होता है, वो वर्षा के साथ भारी मात्रा में आने लगती है, इसलिए क्या होता है, ये अवसाद बड़ी मात्रा में आते हैं और वह जमा करते हैं मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि सामान्य नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहता है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है? हिमालय पर्वतीय अपवा तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि वो वैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में, कब
मायूसीन कल्प में एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा जाता था। क्या हुआ कि मायूसीन काल था, उसमें एक विशाल नदी थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया था। हिमालय की संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनकी सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिससे रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलार्ध व कॉन्ग्लोमरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अववाह तंत्रों में बट गई। जो हमने देखा इंडो ब्रह्म नदी थी, वो क्या होगा, 3 अववाह क्षेत्रों में बट गई। ठीक है। पश्चिम में सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लेस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अववाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लेस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुए। हिमालय अववाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अववाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। अब हम देखेंगे पहले सिंधु नदी तंत्र। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,21,279 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में 1,114 किलोमीटर रहती है। तो याद रखना, विश्व सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2,880 है और भारत में कितनी है, 1,114 किलोमीटर। भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में से सिंगी खमाम अथवा शेरमुख कहा जाता है। लद्दाख व जास्कर की श्रेणियों से 20 से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी लद्दाख में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाकट का निर्माण करती है। कहाँ में, लद्दाख में ही जो गिलगित है वहाँ क्या करती है, ये नदी महाकट का निर्माण करती है। ये पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करा है, अभी हम देखेंगे। ठीक है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। अंततः ये नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियों में खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर है। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में बहती है। भारत में सिंधु जो है वो लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरपाद में स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। कौन सी, झेलम नदी। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे माखट से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट ये नदी चेनाब में मिल जाती है। कौन सी, तो झेलम नदी झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना कि चेनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी 1,180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में
रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सुंदू के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले ये नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रभावित होती है। ठीक है, अब है व्यास नदी। सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ये नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। ठीक है, याद रखना, कुल्ली घाटी से गुजरती है। कौन सी? तो व्यास नदी। और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है जहाँ हरिके के पास सतलुज नदी में मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राजछत ताल से निकलती, जहाँ इसे लांगचैन खम्बाम के नाम से जाना जाता है। किसको? तो सतलुज को। ठीक है, भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर एक सिंधु नदी के 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी है? पूर्ववर्ती। ठीक है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि ये भागड़ नागड़ परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी जो है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तर कोशी जिले गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ये मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। कहाँ? देवप्रयाग में। और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ पिंडार जो कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसके रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, यानी अभी पहाड़ों से आ रही थी है ना, लेकिन जैसे ही हरिद्वार में आती है वो मैदान में प्रवेश करती है क्योंकि यहाँ से मैदान स्टार्ट होता है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। तो पहले दक्षिण, फिर दक्षिण पूर्व, फिर पूर्व की ओर। अंत में ये दक्षिणमुखी होकर दो जल वितरकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। अंत में क्या होता है? ये दो जल वितरिकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की जो लंबाई है 2225 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तराखंड में कितनी? 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। यानी सबसे ज़्यादा किस में बहती है? सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बहती है? तो उत्तर प्रदेश में। कितना? तो 1450। पहले तो उत्तराखंड में है ना, हाँ, मतलब पहले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती है, फिर बिहार में बहती है, फिर उत्तराखंड में बहती है। सबसे कम किस में बहती है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में और फिर उत्तराखंड में। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किधर से? दाहिने किनारे से। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ठीक है, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो याद रखना, यमुना जो है वो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना क्या है गंगा की? तो सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, कैन इसके दाहिने तट पर मिलती है। किसके दाहिने तट पर? तो
यमुना के दाहिने तट पर, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। जबकि हिंडन, रिद्ध, सेंगर, वरना आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती हैं। ठीक है, यमुना के, तो याद रखना है यमुना के दाएं तट पर कौन कौन सी मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन है। और जबकि बाएं तट पर कौन कौन सी मिलती है, तो हिंडन है, रिंद है, सेंगर है, वरना आदि इसके बाएं तट पर मिलती है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा में आता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाकंट से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है ना। कहाँ पहुंची, तो हमने देखा मध्य प्रदेश गई, फिर राजस्थान गई, राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो ये क्या, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकली, उत्तरमुखी होकर राजस्थान में पहुंची, जहां ये गांधी सागर बांध बनाया। कोटा में ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्कटक भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। गंगा नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। तो याद रखना, जो हमारी गंडक नदी है वो दो धाराओं से मिलती है। कौन कौन सी है, तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा। तो गंडक नदी दो धाराओं से, कौन कौन सी धाराओं से, तो काली गंडक, त्रिशूल गंगा। काली गंडक त्रिशूल गंगा के मिलने से कौन सी नदी बनती है, तो गंडक नदी। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी के माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी जो है दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय, ये क्या करती है, ये नेपाल हिमालय, धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। कि किससे, धौलागिरी है, ये माउंट एवरेस्ट है, इनके बीच से निकलेगी कौन सी, तो गंडक नदी। और बनी किससे है, तो काली गंडक और त्रिशूल से बनी है। ठीक है, और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, मध्य नेपाल में भी बहती है और बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है। तो हमने देखा गंडक नदी है, दो धाराओं से बनी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। नेपाल हिमालय में धौली गंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच से बहती हुई, नेपाल से बीच से बहती हुई बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है। जो घाघरा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला सेती बेरी नामक सहायक नदियों का जलग्रहण करने के उपरांत ये सीसा पानी में एक गहरे माकट का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी इससे मैदान में मिलती है, इसमें तो घाघरा में, और अंततः छपरा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोशी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में। कोशी नदी का स्रोत क्या है, तिब्बत। तो कोशी नदी का स्रोत क्या है, तिब्बत में, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। तो याद रखना, कोशी नदी कहाँ से निकलेगी, तो कोशी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोशी, पूर्व में तमुर कोशी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोशी बनती है। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। तो याद रखना, रामगंगा नदी किससे निकलती है, तो गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, गैरसैंण के निकट। रामगंगा पहाड़ी कहाँ से निकलती है, तो गढ़वाल की पहाड़ियों के पास से। शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद, रामगंगा कहाँ, नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों पर दामोदर नदी बहती है। कहाँ, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों पर क्या होता है, दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। याद रखना, भ्रंश घाटी से दामोदर नदी भी बहती है, जबकि हमने दो और नदियाँ देखी थी, तापी और नर्मदा, वो किससे बहती थी, भ्रंश घाटी से बहती थी। और हमारी जो दामोदर नदी है, कौन सी, दामोदर नदी, याद रखना, दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है और हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। तो दामोदर नदी
है ना। इसकी सहायक नदी कौन है? बराकर नदी। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है। तो शारदा या सरयू नदी का उद्गम जो है वो हिमालय में मिलाम या हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे कालिया चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है। गंगा नदी की एक और सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। तो याद रखना, तुम्हारी जो महानंदा है, महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बाएं तट पर। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन नदी एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार की उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती है। ये नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद में है। यहाँ से ये दक्षिण पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूदक। ठीक है, तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। दाहिने साइड पर मध्य हिमालय में नमछा वरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरपथ में ये सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देवांग या सिकांग लोहित मिलती हैं, और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर का यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, जिसमें असम में। ठीक है, असम घाटी में कितनी? 750 किलोमीटर की यात्रा करती है, और वहाँ ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ, बाएं तट की सहायक नदियाँ बूढ़े दिहिंग, धनसिरी, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोश सुबनसिरी, जिसका उद्गम तिब्बत में। सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? सुबनसिरी का, इसका भी उद्गम जो है तिब्बत में है। एक पूर्ववर्ती नदी है। सुबनसिरी कौन सी है? एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, और तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर गंगा की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। ठीक है, अब है प्रायद्वीप अववाह तंत्र। प्रायद्वीप अववाह तंत्र हिमालय अववाह तंत्र से पुराना है। यह तटीय नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। कौन? तो पश्चिमी घाट। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, कैन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीप नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। क्या करती हैं? ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं, और ये 12 मासी भी नहीं होती हैं। तो हमने प्रायद्वीप नदियों के बारे में देखा कि ये एक निश्चित मार्ग में चलेंगी, विसर्प नहीं बनाएंगी और 12 मासी भी नहीं होती हैं। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। ठीक है, प्रायद्वीप अववाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल की 3
प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीप पठार के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्शियल काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे ये समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे भूजल संवर्ग के दोनों ओर नदी की सामान्य समुद्री योजना में गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपर पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। तो किस लिए पाई जाती है कि अपरदत्त पदार्थ से मूल दरारें जो हैं उनको भर रही हैं, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। प्रायद्वीप खंड जो था वो उत्तर पश्चिमी दिशा से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अफवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। प्रायद्वीप नदी तंत्र। प्रायद्वीप अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीप नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो देखते हैं महानदी के बारे में। पहले हम देखेंगे किसके बारे में, महानदी। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। कौन, महानदी। महानदी जो है कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले। कहाँ, स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, जिला कौन सा है, रायपुर है। और तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यानी हमने महानदी में देखा दो स्टेट है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी जो है 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। ये नदी का अफवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग ओडिशा राज्य में है। एक मिनट, इस नदी का जो अफवाह तंत्र है किसका, महानदी का, तो 53% भाग जो है मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में 47% भाग है और ओडिशा राज्य में विस्तृत भाग है। तो ये 3 राज्यों में रहती है। कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और ओडिशा है। अब देखेंगे गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी तंत्र है। गोदावरी जो है, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों में गुजरती है। ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में और 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंझरा, पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ें आती हैं। गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजमुंद्री के बाद ये नदी कई धाराओं में विभक्त होकर बहुत बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। पहली कौन सी देखी, गोदावरी, दूसरी कृष्णा, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1401। ठीक है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसका प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी है, 800 किलोमीटर है और ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अववाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है।
इस नदी की डोरी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्व सहायक नदियों में कामनी, भवानी और अमरावती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाकाव्य जबलपुर के निकट और धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी बहने के बाद ये भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है। ये लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह तंत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष भाग गुजरात में पड़ता है। इसका तापी नदी का कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अरावली पश्चिम लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, यह लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है। कहाँ तक? तलवाला तक ये पश्चिम दिशा में बहती है। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। ये संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक। नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियाँ वर्षभर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने का उपाय सुझा सकते हैं? क्या एक द्रोणी की जल आदि को जल की कमी वाले द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या का समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है ना? मुख्य समस्या क्या है? इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें। धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाई को जानें, है ना। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त आधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सके? ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नदियाँ प्रदूषित किए हैं। क्या आप शहरों के गंदे पानी की नदियों में गिरते देखा है? तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यही होता है। तो पहले देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का सूख के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल का सूख कौन सी है? तो ये दामोदर नदी है, ठीक है। हमने देखा था कि जो बिहार का सूख थी वो कोशी है और बंगाल का सूख जो है वो दामोदर है। निम्नलिखित में से किस नदी की डोरी भारत में सबसे लंबी है? तो गंगा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब। तो सिंधु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृंश घाटी से बहती है? तो नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो रुद्रप्रयाग, ठीक है, सॉरी देवप्रयाग, ठीक है। चलिए हमारे ये समाप्त होता है।